Let's start our topic, chapter 8. And the name of the chapter, small business and enterprises. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसकी क्या प्रोसेस है, स्टार्टअप है, हम वो बाद में करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारी बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपके शिमला में काफ़ी एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो मैंने सोचा पहले मैं स्मॉल बिजनेस से इसको स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये छोटा सा है, उसके बाद वो आपका, क्योंकि वो एक नया टॉपिक जो सिर्फ 1 या 2 ईयर से ही ऐड हुआ है, उससे पहले था ही नहीं वो टॉपिक, ठीक है। और जो नई स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च की थी वो सारी स्कीम उनके अंदर ऐड की गई है, तो इट मीन्स आप लोगों के लिए वो लेटेस्ट नॉलेज भी है। तो इसलिए उस टॉपिक को मैं बाद में स्टार्ट कर रही हूँ। पहले आपका जो टॉपिक है वो स्मॉल बिजनेस मैंने लिया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट यू मीन बाय द स्मॉल बिजनेस। आप लोगों ने स्मॉल बिजनेस का नाम पहले भी सुन रखा होगा कि स्मॉल बिजनेस है क्या। देखो, स्मॉल बिजनेस का मतलब वो बिजनेस होता है जिसका साइज स्मॉल होता है, लेकिन आप उसको कैसे डिफाइन करोगे भाई, वो तो सबको ही पता है कि फिर आपके अकॉर्डिंग कई बार कहते हैं ना कि भाई ये गुड्स बड़ी सस्ती है, कोई कहता है ये गुड्स बड़ी महंगी है, तो सस्ती और महंगी को कैसे डिफाइन करोगे। एक बंदे के लिए तो 5 लाख रुपए की गुड्स भी सस्ती होती है और एक के लिए 5 लाख रुपए की गुड्स क्या होती है, काफी महंगी है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी गुड्स आपकी मतलब सस्ती है, कौन सी महंगी है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस जिसका साइज स्मॉल है, लेकिन उसको भी कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हो सकता है साइज एक के लिए वो स्मॉल लग रहा हो लेकिन दूसरे बंदे को वही साइज क्या लग रहा हो, काफी लार्ज लग रहा हो। इसलिए सबसे पहले स्मॉल बिजनेस को इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग स्मॉल बिजनेस को डिफाइन किया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में स्मॉल बिजनेस को डिफाइन किया, तो उन्होंने डेफिनेशन में लिखा स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ₹5 लाख, ठीक है, जहां प्लांट एंड मशीनरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 5 लाख, और जहां पावर का यूज हो रहा होगा बिजनेस में, जहां पावर यूज हो रही हो तो वहां मैक्सिमम एम्प्लॉय आपके कितने हो सकते हैं, 50 एम्प्लॉय हो सकते हैं, और नॉट यूजिंग पावर, जहां पावर यूज नहीं हो रही है, ठीक है, पावर का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वहां मैक्सिमम एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, 100। उस बिजनेस को क्या बोला जाता है, स्मॉल बिजनेस बोला जाता है, जो 1951 में सबसे पहले डिफाइन किया था स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन, कि भाई आप स्मॉल बिजनेस उस बिजनेस को कहेंगे जहां मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी जिसकी असेट्स मैक्सिमम 5 लाख रुपए की हो। अगर मान लो उस बिजनेस में आप पावर को यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उस बिजनेस में, तो इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें चल रही है, तो वहाँ मैक्सिमम 50 एम्प्लॉय होने चाहिए उस बिजनेस में। लेकिन ऐसा बिजनेस जहाँ पर आप पावर यूज नहीं कर रहे, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ही नहीं है, तो उस बिजनेस में मैक्सिमम एम्प्लॉय 100 होने चाहिए, तो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, स्मॉल बिजनेस कहते हैं। बट उसके बाद तो 1960, 66, 69, 70, 80 में बहुत सारी डेफिनेशंस क्या हुई, चेंज हो गई, और ये वाली डेफिनेशन भी अब यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। आज की तारीख में ये भी रिवाइज हो चुकी है। जो नई और लेटेस्ट डेफिनेशन आई है वो आई है अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006। ये आपकी न्यू और लेटेस्ट डेफिनेशन है। MSMED एक्ट का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। एक तो हर बच्चे को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। MSMED, एम का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन डिफाइन की गई है स्मॉल बिजनेस की। ये एंटरप्राइजेज 2 टाइप की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक आपकी कौन सी होती है, सर्विस बिजनेस होता है। तो सबसे पहले मैं स्मॉल बिजनेस की डिफाइन कर रही हूँ, सारे बच्चे एक बार प्लीज यही देखें। कहता स्मॉल बिजनेस उस बिजनेस को कहा जाता है जब मैक्सिमम, आपकी बुक में लिखा हुआ है सीलिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, सीलिंग का मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम, कि स्मॉल बिजनेस हम उस बिजनेस को कहते हैं जब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ₹5 करोड़ इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स ₹2 करोड़ इन सर्विस बिजनेस
स्मॉल बिजनेस। यानी MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होनी चाहिए, मैक्सिमम है बेटा, इससे नीचे कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और सर्विस बिजनेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स कितना होना चाहिए, 2 करोड़। उस बिजनेस को क्या बोला जाता है, स्मॉल बिजनेस। फिर स्मॉल से भी एक छोटा बिजनेस होता है जिसको माइक्रो बिजनेस कहा जाता है। तो माइक्रो बिजनेस वो बिजनेस होता है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ₹25 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स ₹10 लाख इन सर्विस बिजनेस इज कॉल्ड माइक्रो बिजनेस। एंड थर्ड आता है आपका मीडियम बिजनेस। कहता मीडियम बिजनेस इज दैट बिजनेस इन विच द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ₹10 करोड़, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ₹5 करोड़ इन सर्विस बिजनेस इज कॉल्ड मीडियम साइज बिजनेस। अब कई बार आता है कि आप लोगों से अगर सिर्फ स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन पूछी जाती है, सिर्फ आप लोगों से ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्मॉल बिजनेस, तो आपको सिर्फ ये बीच वाला बताना है। सबको समझ आए? और कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ 1 मार्क में अगर डेफिनेशन पूछ ली जाती है व्हाट डू यू मीन बाय द स्मॉल बिजनेस, तो पूरा फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों को बताना है कि स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ₹5 करोड़ इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ इन सर्विस बिजनेस। फिर क्वेश्चन आता है कि मैडम हमने स्मॉल बिजनेस में अगर ये कर लिया तो फिर माइक्रो मीडियम कहाँ यूज होते हैं। बेटा जब आप लोग केस स्टडी सोल्व करोगे तो उसमें ना इन्वेस्टमेंट गिवन होगी आप लोगों को और आपसे आइडेंटिफाई करवाया जाएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, कि स्मॉल बिजनेस की कौन सी टाइप है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, कौन सा है। तो आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप लोगों को ये लिमिट याद होगी। और उसमें एक और भी चीज क्लियर मेंशन होगी केस में कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ये आपका सर्विस। समझ आ गया? क्योंकि देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इसका मतलब वो स्मॉल में आ जाएगा 5 करोड़, लेकिन अगर सर्विस बिजनेस है तो 5 करोड़ कौन से वाले में आ रहा है, मीडियम में। तो केस स्टडीज में मेंशन होगा क्लियर कि वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। एक बार सारे बच्चे अपनी बुक में केस गिवन है, सारे बच्चे उस केस को देखिए। डू वेल इज मैन्युफैक्चरिंग यू नीड टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी सच एज पेंसिल्स, पेन्स, पेपर, नोटबुक्स एक्सेट्रा in Gurgaon. The total investment of the company in plant and machinery is ₹3 crore. Identify the category into which this business will fall as per MSMED Act 2006 के अकॉर्डिंग ये कौन सी कैटेगरी में आता है। अब देखो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी है, 3 करोड़। और कौन सा बिजनेस है, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 करोड़। तो इसका मतलब मैक्सिमम 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट किस में आ सकती है, स्मॉल में। तो 3 करोड़ वाली भी किस में आएगी, स्मॉल में। बेटा 25 लाख से अबव और मैक्सिमम 5 करोड़ तक स्मॉल में ही आएगा। 5 करोड़ से अबव और मैक्सिमम 10 करोड़ किस में आ जाएगा, मीडियम में। और फिर 10 करोड़ से अबव वाला किस में आ जाता है, आपका लार्ज साइज का, जो बड़े साइज के बिजनेस होते हैं उसमें आता है। तो मतलब आप लोगों को इसलिए ज़्यादा लर्न करना है क्योंकि केस स्टडी सोल्व करने में ये आपको हेल्प करेंगे, इसलिए हर बच्चे को ये लिमिट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इट्स क्लियर? उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, जनरली ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्मॉल बिजनेस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार 6 का भी दे देते हैं कि भाई हमारे इंडिया जैसी जो कंट्री है उसमें स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है। आप लोगों को पता है भाई इंडिया जैसी कंट्री में तो स्मॉल बिजनेस का ज़्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और वैसे भी हम गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, रॉ मटेरियल यहाँ पर मतलब इतने लार्ज क्वांटिटी में है। अगर आप स्मॉल बिजनेस सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में इसका काफ़ी बेनिफिट्स है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जिसमें 6 to 7 मंथ वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो डेफिनेटली स्मॉल बिजनेस का यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है स्मॉल बिजनेस से? फर्स्ट जो बेनिफिट इसमें बता रखा है वो आता है एम्प्लॉयमेंट। कि स्मॉल बिजनेस से हमें एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस जो होता है वो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की करता है।
बेटा गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए दो टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में आप मशीनों का यूज करते हैं गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, और लेबर इंटेंसिव में आप लेबर्स का यूज करते हैं गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो स्मॉल बिजनेस में हम जनरली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वी रिक्वायर मोर एंड मोर लेबर्स। अब मोर एंड मोर लेबर्स की, मोर एंड मोर वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वर्कर्स कहीं बाहर से हायर करने जाएंगे नहीं। जिस सोसाइटी में, जिस जगह पर भी हमारा स्मॉल बिजनेस सेटअप है, उस सोसाइटी के आसपास ही हम अपने वर्कर्स और एम्प्लॉय क्या करेंगे, हायर करेंगे। तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आरपीएस स्कूल रेवाड़ी में ओपन होता नहीं हो गया, तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स, ड्राइवर, कंडक्टर, टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ, जितनी भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो क्या स्कूल ये सारा स्टाफ कोई बाहर से हायर करने गया, नहीं। आसपास के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसका मतलब स्कूल हम लोगों को क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, तो सेम यही है कि स्मॉल बिजनेस अगर हम इंडिया में ओपन करते हैं, तो स्मॉल बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए हमें मोर एंड मोर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम मोर एंड मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। सेकेंड, इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। भाई एम्प्लॉयमेंट मिलने से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। यू आर एग्री और नॉट? यस, क्योंकि जब स्मॉल बिजनेस हमें एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी देता है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलने से हमें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, हाई होगा, और जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, इंप्रूव होगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। देखो, अगर आपने देखा होगा इंडिया जैसी कंट्री में लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, जहां पर 4 to 5 मंथ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। 4 to 5 मंथ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर मार्च अप्रैल में सरसों वाला सीजन, गेहूं वाला सीजन ओवर हो जाता है, अप्रैल तक सारी जो भी कटाई वटाई होती है सब कुछ हो जाता है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, समझ आएगा, 3 महीने वो लोग बिल्कुल आइडल रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। जब बारिश होती है, ठीक है, आप बारिश देख लो, अब क्या चल रहा है, अक्टूबर, और कब ये सीजन आपका ओवर हुआ था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ हो गया। अब ये अक्टूबर है, और अक्टूबर में अभी भी सरसों की बुआई नहीं हुई है, इसका मतलब लोग 6 महीने तो बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो 6 मंथ ही क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। 6 महीने हमारे जितने भी फार्म्स है वो भी ऐसे आइडल है, जो फार्मर्स है वो भी आइडल है। इसका मतलब अगर हम साल में सोच के देखें कि भाई एक साल में हम 6 महीने अर्निंग करते हैं, 6 महीने की अर्निंग हमारे पास आती है, और 6 मंथ हम ऐसे खाली बैठे रहते हैं, और 6 मंथ में हमारे पास कोई अर्निंग नहीं आती। एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हम एक साल में सिर्फ 6 महीने कमाए और 6 महीने अपने घर बैठे, तो हम कितना हमारे इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया जैसी पॉपुलेशन में, जहाँ पर लोग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जब 5 to 6 मंथ तो लोग आइडल रहते हैं, वहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वहाँ पर अगर इस ऐसी कंट्री में अगर हम स्मॉल बिजनेस ओपन करेंगे, तो लोगों को 12 के 12 मंथ एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो बेटा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, बच्चा अपने आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव सेंस। कहते हैं कि भाई स्मॉल बिजनेस से ना आर्टिस्ट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो रूरल एरिया में आर्टिस्ट रहते हैं, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपने आर्ट को शो करने की, क्योंकि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने आर्ट को क्या कर सके, शो करे। लेकिन स्मॉल बिजनेस अगर ऐसे एरिया में सेटअप करते हैं, तो स्मॉल बिजनेस उन आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है अपनी आर्ट को शो करने की। इससे आर्टिस्ट का प्रमोशन भी होता है, और साथ ही साथ उनका क्रिएटिव लेवल भी काफी इंक्रीज होता है। पर क्वेश्चन आता है मैडम कैसे, इसमें तो आप एक्सप्लेनेशन में तो लिखोगे, लेकिन कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। भाई एक पेंटर है, आपने देखा होगा रूरल और बैकवर्ड एरिया में किसी का सिंगिंग बड़ा अच्छा है, किसी की डांसिंग बड़ी अच्छी है, किसी का पेंटिंग बड़ी अच्छी है, किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, लेकिन उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। अगर उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाता तो हो सकता है वो आज बड़े स्टार बन जाते,
ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपनी उससे जो स्किल है उसको दुनिया के सामने शो करते, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, ना उनके पास इतने पैसे थे और ना उनको वो प्लेटफॉर्म मिल पाया। अब क्वेश्चन आता है, एक बंदा है जो बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, जब भी टाइम मिलता है अपने घर पे पेंटिंग कर लेता है, लेकिन कभी भी उस पेंटर को कोई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपनी पेंटिंग को शो करने का। अचानक उसके एरिया में एक स्मॉल बिजनेस सेटअप हुआ मैट मेकिंग का, ठीक है। अब वो मैट मेकिंग का काम करता था, तो उस पेंटर ने उस बिजनेसमैन से कांटेक्ट किया कि भाई आप जितनी भी मैट मेकिंग बनाते हो मैं उनमें डिजाइन्स बनाऊंगा, मैं उस पर अपनी पेंटिंग बनाऊंगा, और अगर आप मेरी पेंटिंग को कहते हैं पता नहीं कैसे बनाओगे, आप पहले एक दो से ट्राई करके देखो, अच्छी पेंटिंग बनाई और उनकी मैट्स की डिमांड अचानक क्या हो गई, बढ़ गई। अब तो भाई अलग अलग डिजाइन्स में मैट बनने लगी, अलग अलग मतलब तरीके से कलर्स में, तो डेफिनेटली डिमांड क्या हुई, ज़्यादा हुई। डिमांड ज़्यादा हुई तो भाई वो तो बिजनेसमैन पेंटर की डिमांड करेगा ही कि भाई सारी मैट्स में आप क्या करो, डिजाइन्स बनाओ, पेंटिंग करो। तो इससे क्या हुआ, देखो बिजनेसमैन की भी अर्निंग, पेंटर की भी अर्निंग, और साथ ही पेंटर को एक अपॉर्चुनिटी मिली ना अपने आर्ट को शो करने की, क्योंकि उसको स्मॉल बिजनेस के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी आर्ट को शो करने का। साथ ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ, उसका क्रिएटिव लेवल भी काफ़ी इंक्रीज हुआ और अर्निंग भी बढ़ी, और एक साथ ही उसकी गुडविल भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं, क्योंकि अब उनकी पेंटिंग की डिमांड करते हैं लोग कि भाई ऐसी पेंटिंग ही मुझे मैट चाहिए। तो कहने का मतलब कि स्मॉल बिजनेस कहीं ना कहीं रूरल एरिया के जो आर्टिस्ट थे, जिनकी आर्ट स्ट्रेस हो गई थी रूरल एरिया में, ठीक है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता अपनी आर्ट को शो करने का। उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट। भाई स्मॉल बिजनेस से कहीं ना कहीं हमारा रूरल डेवलपमेंट भी होता है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब हमारा रूरल एरिया क्या हो जाता है, डेवलप। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप इस बात से एग्री हो कि स्मॉल बिजनेस सेटअप करने से हमारा एरिया डेवलप हो जाता है? यस या नो? यस, क्योंकि जहाँ पर भी हम स्मॉल बिजनेस ओपन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आ जाएगी, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ स्कूल कॉलेज ओपन हो जाएंगे, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और भी अदर फैसिलिटीज आती है, तो ऑटोमेटिक स्मॉल बिजनेस की वजह से वो रूरल एरिया क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अगर आप लोगों को करंट का एग्जाम्पल चाहिए तो आज जो भिवाड़ी का जो करंट की सिचुएशन है, कभी मत मानना कि आज से बहुत टाइम पहले भिवाड़ी इतना ही डेवलप था, नहीं। भिवाड़ी एक बैकवर्ड एरिया में काउंट होता था, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी। राजस्थान का एक छोटा सा एरिया जो हरियाणा से टच है, जिसकी कोई वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, सिर्फ कंपनीज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वहाँ आने से, यानी कंपनियों के वहाँ आने की वजह से ही आज भिवाड़ी इतना डेवलप हो गया, क्योंकि कंपनी आई तो डेफिनेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। अब एम्प्लॉयमेंट वहाँ जो वहाँ कर रहे हैं, तो रहने के लिए कहीं आप बहुत दूर तो जाने से 40-50 किलोमीटर तो डेली आना जाना है नहीं। आप लोग आसपास के अकोमोडेशन देखोगे कहीं रहने के लिए, आसपास अकोमोडेशन देखोगे तो बिल्डर्स ने क्या बना दिए, फ्लैट्स बना दिए। जब बिल्डर्स ने फ्लैट्स बना दिए तो वहाँ हम रहने लग गए, रहने लगेंगे तो हमारी डेली नीड के लिए हमें कुछ चीज़ें भी चाहिए, समझ आ गया? तो इसके लिए शॉप्स ओपन हो गई, मॉल्स ओपन कर दिए, ट्रांसपोर्ट रोड वगैरह अच्छी फैसिलिटी कर दी, बैंकिंग की फैसिलिटी आ गई, सारी फैसिलिटीज आ गई, तो भिवाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो गया, डेवलप हो गया। वो डेवलप होने के पीछे रीजन क्या था, कंपनियों का आना। अगर कंपनियां नहीं आती तो डेफिनेटली भिवाड़ी इतना डेवलप ही नहीं होता। सेम पॉइंट ये है, अगर हम किसी रूरल या बैकवर्ड एरिया में स्मॉल बिजनेस ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बैकवर्ड एरिया हमारा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस आने की वजह से वहाँ सारी बेसिक फैसिलिटी ऑटोमेटिक अवेलेबल होने लग जाती है, तो इसलिए वो रूरल एरिया भी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। बेटा मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, कि जो लोकल रिसोर्सेज हमारे अनयूटिलाइज पड़े हुए थे, जो लोकल रिसोर्सेज रूरल एरिया में जो रिसोर्सेज हमारे अनयूटिलाइज पड़े हुए थे, लेकिन स्मॉल बिजनेस सेटअप होने से हमने उन अनयूटिलाइज रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, स्मॉल बिजनेस के पास। अब स्मॉल बिजनेस उन अनयूटिलाइज रिसोर्सेज का क्या करने लग गया, यूटिलाइजेशन करने लगा। देखो बहुत सारे लोग, आप लोग गाँव में कई बार देखते हैं, ठीक है, गांव में जैसे कई बार लोग सुबह सुबह कोई काम, पता नहीं आप सिटी में देखेंगे कितना नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में आप कभी देखना लोग सुबह सुबह इतने बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं। फिर इवनिंग टाइम में गांव के जो चौपाल है उसमें आप देखोगे इतने सारे लोग इकट्ठे होते बातें करते रहते हैं। इतना टाइम है किसके पास? इसका मतलब वो सब के सब लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड।
कोई एक दो बंदा कोई वैसे छुट्टी पे आया वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वो लोग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है, क्योंकि उनके पास तभी टाइम हुआ तो सुबह देखो तो सुबह खड़े हैं, दोपहर देखो तो ठीक है, और शाम को देखो तो शाम को खड़े हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट में या फिर वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। दो ही चीजें हो सकती है। अब आप सोचो, इसका मतलब हमारे पास मैन पावर क्या है, अनयूटिलाइज है ना। अगर हम वहाँ पर एक बिजनेस ओपन करेंगे तो जो अनयूटिलाइज मैन पावर, उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। हो सकता है हमारे पास रॉ मटेरियल अनयूटिलाइज पड़े हुए हो, ठीक है, अगर बिजनेस ओपन वहाँ पर हो जाता है तो रॉ मटेरियल का भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो कहने का मतलब होता है कि रूरल बैकवर्ड एरिया में जो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज थे, स्मॉल बिजनेस सेटअप होने की वजह से वो रिसोर्सेज जब हम ट्रांसफर कर देते हैं स्मॉल बिजनेस को, तो स्मॉल बिजनेस उन ऑल ओवर रिसोर्सेज का क्या करने लग जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। उसके बाद आता है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। स्मॉल बिजनेस की वजह से अब एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का, यानी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी क्या हो गई, काफी हद तक कम हो गई। अगर मान लो स्मॉल बिजनेस नहीं है तो मोस्ट ऑफ द लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, एग्रीकल्चर पे। कई बार तो पूरी की पूरी फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और अभी आप लोग देखोगे कि गांव में पूरी की पूरी फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। लेकिन बेटा अगर फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो फैमिली बहुत ज्यादा ग्रोथ ही नहीं कर पाते। पता है, अच्छा है, मैंने तो सबको खाली रहना है भाई, 6 मंथ में जो अर्निंग आई, तो जो अर्निंग आपने 6 मंथ में अर्न की है तो बाकी 6 मंथ में आप सारे लोग बैठ के खा रहे हैं उसको। तो इसका मतलब क्या आपका फैमिली स्टेटस इंप्रूव हो पाएगा, क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो पाएगी, नहीं बच्चे। इसलिए कहते हैं अगर स्मॉल बिजनेस ओपन कर देता है तो फैमिली के कुछ लोग तो जॉब करेंगे, कुछ लोग जॉब करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कहता है वो डिपेंडेंसी काफी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो तभी कम होगी जब हम लोग जॉब करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि देखो, अगर मान लो हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं तो एग्रीकल्चर से जो हमारी अर्निंग आती है, तो उस अर्निंग से तो आप सारी के सारे एक्सपेंसेस उसी अर्निंग से फुलफिल कर रहे हो, तो बेटा आप जितना कमाया उतना एज इट इज आपने खर्च कर दिया, तो आपकी फैमिली की ग्रोथ कहाँ से होगी? क्योंकि 6 मंथ में जो अर्निंग की, तो बाकी 6 मंथ जब आप अनएम्प्लॉयड हो, कोई अर्निंग नहीं हो रही, एग्रीकल्चर का काम ही नहीं हो रहा, तो जितने 6 मंथ में अर्निंग की एज इट इज अर्निंग आपने क्या कर दी, खर्च कर दी। भाई फैमिली को रन करने के लिए डेली पैसा तो चाहिए, तो पूरी की पूरी खर्च कर दी, तो हिसाब क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो सोचो आप लोगों की ग्रोथ कैसे होगी, यानी फैमिली की ग्रोथ कैसे होगी, कैसे उसका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, नहीं हो सकता। अगर स्मॉल बिजनेस ओपन हो जाता है तो फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकता है जॉब करने लग जाए, कुछ अपना एग्रीकल्चर का, तो डेफिनेटली जो बिजनेस से हमारी यानी एम्प्लॉयमेंट से जो अर्निंग आएगी तो फैमिली का खर्चा उससे चलेगा, और जो एग्रीकल्चर की अर्निंग आती है वो सेविंग में चली जाती है, तो काफ़ी हद तक हमारे इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। बाकी बच्चा खुद से भी लिख सकता है कि भी स्मॉल बिजनेस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो एक बार, किसी को भी किसी भी पॉइंट में बोलो, गर्ल्स में, बॉयज में, ठीक है, चलो।